he also, controller also certifying public keys of the certifying authority. Public key, private key, there are two keys making key infrastructure, or you can say key pair for digital signatures. ठीक है ना? एंड तो ये पब्लिक की सर्टिफाई करते हैं कि हाँ ये इनकी है, ये इनके पास ही होनी चाहिए, ही इज द ऑथराइज पर्सन, ही इज द राइट पर्सन हु कैन होल्ड दिस पब्लिक की. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी. हर एक जो भी अथॉरिटीज हैं या जो भी डिपार्टमेंट है, दे हैव टू मेंटेन सर्टेन स्टैंडर्ड. ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा, आप किसी को भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, कोई आप एक स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन करके रख रहे हैं, किसको देना है किसको नहीं देना है. सो वो चेक करना भी किसका काम है? कंट्रोलर का. एंड ऑल्सो स्पेसिफाइंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विच एम्प्लॉयज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शुड possess, because he is the main head of the certifying authority. So he is going to specify, he is going to tell you कि क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस मुझे चाहिए अगर किसी को सर्टिफाइंग अथॉरिटी के अंदर काम करना है तो. एंड ही इज ऑल्सो स्पेसिफाइंग द कंडीशन subject to which the certifying authority shall conduct their business. And also मतलब जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो क्या और चीज बताएगी, बेसिकली कंडीशंस बताएगी. बच्चे देखो, मुझे काम करना है, मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, तो मुझे कुछ अपनी कंडीशन मेरी होंगी कि हाँ मैं तो क्रेडिट पे काम नहीं करूंगी, मेरे को कैश में पेमेंट चाहिए होगा. इस तरीके से आप अपने बिजनेस में कुछ कंडीशन सेट करते हैं. तो जो कंट्रोलर है वो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लिए कुछ कंडीशंस को स्पेसिफाई करेगा दैट सर्टिफाइंग अथॉरिटी किनको देगी सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर का, किनको नहीं देगी, और क्या उसके स्टैंडर्ड्स होंगे. तो वो सारी चीजें कौन करेगा? कंट्रोलर देखेगा. एंड ऑल्सो कंट्रोलर स्पेसिफाइंग द कंटेंट ऑफ रिटर्न, प्रिंटेड or visual material and advertisements that may be distributed or used in respect of an electronic signature certificate and public key, issuing the public key. जो आपका कंट्रोलर है वो ये भी बताएगा, जैसे सपोज करिए बच्चे मैं बिजनेस, मैंने कहा ना मैं चला रही हूँ, तो मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करूंगी तो मेरे को रहता है कि हाँ मैं बताऊं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. तो इसी तरीके से जब सर्टिफाइंग अथॉरिटी अगर कोई भी ऐसा प्रिंटेड रिटर्न में या कोई भी वीडियो या इस तरीके का कोई भी एडवर्टाइजमेंट देना चाहती है, सो दैट की मतलब रिगार्डिंग दिस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सो उसके जो कंटेंट है कि उसमें क्या होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, क्या हमें शो करना है वीडियो में, या किस तरीके से हमें ऐड बनानी है, वो सारा भी कौन बताएगा? वो भी आपका कंट्रोलर आपको स्पेसिफाई करेगा. एंड देखिए बहुत सारे फंक्शंस हैं बच्चे, बिकॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, सो आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा. एंड ऑल्सो स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड मैनर इन विच अकाउंट्स shall be maintained by the certifying authority. देखिए certifying authority issue करने का they are charging something, so they have some money, they have some fund, they are doing some expenses. so उनको अपने जो भी सारे अकाउंट्स हैं उनका उनको मेंटेन करना होगा, और किस तरीके से करना है, किस फॉर्म में करना है, ई फॉर्म करना है, पेपर फॉर्म करना है, कैसे होगा, वो सारा भी कंट्रोलर के फंक्शंस में ही आता है. एंड ऑल्सो स्पेसिफाइंग द टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच ऑडिटर में बी अपॉइंटेड. अब हो सकता है बच्चों को ऑडिटर के बारे में इतना इंफॉर्मेशन ना हो, सो बेसिकली आपका एक सब्जेक्ट भी है हमारे पास ऑडिटिंग का होता है. देखिए बच्चे, जब आप बच्चों ने देखा है 11th में आप लोग वाउचर्स का एक चैप्टर पढ़ते हैं. सो वाउचर्स क्या होते हैं? एविडेंस होते हैं कि एक ट्रांजैक्शन हुई है. सो जब आपके अकाउंट्स में अगर किसी को कोई भी कभी भी, जैसे सपोज कोई आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या कोई भी कंपनी है, प्राइवेट है, कुछ भी, तो अगर आपके अकाउंट्स में कहीं भी कुछ सस्पिशियस लगता है तो गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है टू अपॉइंट द ऑडिटर. Now what the auditor do? Auditor actually check or cross verify
the accounts with the help of evidences or we can say the vouchers. जैसे एक बहुत सिंपल सा है, मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है और मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने इतने अमाउंट का सेल परचेज किया है। अब प्रूफ क्या है कि मैं बोल रही हूँ, अकाउंट्स में शो कर रही हूँ कि इतने का सेल परचेज हुआ है, उतने का ही हुआ है, नहीं कोई पता नहीं लगेगा। तो जो आपके सेल और परचेज आपने किया होगा, आपके पास उसके बिल्स होंगे, उसके क्रेडिट डेबिट नोट्स होंगे, आपने पढ़ा हुआ है वाउचर चैप्टर। तो वो सारे जो होते हैं उनकी हेल्प से ऑडिटर का काम होता है क्रॉस चेक करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है, जो रिकॉर्ड्स दिखाए गए हैं, जो प्रॉफिट लॉस निकाला गया है वो बिल्कुल ट्रू है। तो वो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है, कौन कैसे होगा, कितना रेम्यूनरेशन देना होगा, क्या रहेगा। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी होता है बच्चे। तो वो सब काम भी किसका है? कंट्रोलर का है। Then next step, facilitating the establishment of any electronic system by a certifying authority, either solely or jointly with other certifying authority, and regulation of such system. Basically जो कंट्रोलर है वो ये भी देखता है कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की इस्टेब्लिशमेंट करना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऐसा सेटअप करना है जिसमें जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है एक जो है वो दूसरे के साथ या जैसे भी उनका मतलब टर्म्स हो मिलकर काम करना है, तो उसके लिए रेगुलेशंस क्या रहेगा, तो वो भी कौन देखता है? वो भी हमारा कंट्रोलर ही देखता है। एंड ही ऑल्सो स्पेसिफाई द मैनर इन विच द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट देयर डीलिंग विद द कंडक्ट देयर जो भी उनका बिजनेस होता है, कैसे उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को अपना जो बिजनेस है वो करना है, मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है किसको लाइसेंस देना है, कैसे करना है, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं पब्लिक की को उनको साथ कैसे डील करना है, तो वो सारा काम कौन देखता है? वो सारा काम आपका कंट्रोलर देखता है। एंड ऑल्सो ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड सब्सक्राइबर। देखिए एक अथॉरिटी है जो आपको इस तरह से सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू कर रही है, एंड एक आपका सब्सक्राइबर है, दोज हु आर होल्डिंग द पब्लिक की एंड दोज हु आर होल्डिंग दिस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और डिजिटल सर्टिफिकेट। अब उन दोनों के बीच में सपोज करिए कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अथॉरिटी को लगता है कि इनको अब सब्सक्रिप्शन नहीं देना है, मतलब कि इनको अब हमें इनका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है, इनको सब्सक्राइबर नहीं बनाना है। सब्सक्राइबर को ऐसा लगता है कि नहीं उन्होंने कोई गलत नहीं किया, तो वो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसा इशू आ जाता है इन दोनों के बीच में, तो उसको भी सॉर्ट आउट कराने का काम किसका रहता है? कंट्रोलर का। एंड ऑल्सो देखिए राइट्स जब आते हैं तो ड्यूटीज भी आती हैं। सो ड्यूटी अगर आप राइट की बात कर रहे हैं कि कंट्रोलर के पास ये सारे राइट हैं कि वो कर सकता है, तो कंट्रोलर को ये भी देखना होगा कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो अपनी ड्यूटीज भी पूरी करे। एंड लास्ट है आपका, देखिए मैं इसमें और भी मेंशन कर सकती थी पर मुझे लगता है मैंने काफी मेंशन किए। एंड ऑल्सो मेंटेनिंग अ डाटाबेस कंटेनिंग द डिस्क्लोजर रिकॉर्ड ऑफ एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी कंटेनिंग सच पर्टिकुलर, जो भी हमें उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। देन रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी बाय कंट्रोलर, ये सेक्शन 19 है बच्चे। मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड्स में बोला सेक्शन 17 टू सेक्शन 19 डील कर रहा है हमारा with all the provisions relating to the appointment, qualification, functions, power, duties of controller or certifying authority. So इसका अब जो सेक्शन 19 है वो हमें क्या बता रहा है ये हम देख लेते हैं। Section 19 of the IT Act provide for the power of the controller with the previous approval of the central government to grant recognition to foreign certifying authorities subject to such condition and restriction as may be imposed. अगर आप किसी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं एज ए कंट्रोलर, सो व्हाट यू नीड, सबसे पहले तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना यू कैन डू दिस थिंग, फाइन। सो सेक्शन 19 जो है बच्चे वो हमें ये बता रहा है दैट अबाउट द पावर ऑफ द कंट्रोलर, बट
बिफोर दैट उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए, ठीक है, टू ग्रांट द, एक तरह से टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो भी कंडीशंस रेस्ट्रिक्शंस जो भी रहेंगी उनको साथ में कंसिडर करते हुए, ठीक है। और ITAA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 सेक्शन 19 इस तरीके से पढ़ा जाता है subject to such conditions and restrictions as may be specified by the regulation, the controller may, with the previous approval of the central government and by notification in the official gazette, recognize any foreign certifying authority as a certifying authority for the purpose of this act. पहले भी बताया था, फिर से बोल रही हूँ, जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी अकॉर्डिंग टू लॉ लिखी गई है। जो लॉ के वर्डिंग्स होते हैं ना, उनको हम एज इट इज प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट्स एटलीस्ट कोशिश तो करें कि वो उन्हें लिख सके। हाउएवर अगर उनको लगे तो वो फिर अपने वर्ड्स में तो लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। सो सेक्शन 19 क्या बता रहा है बच्चे, अगर आप किसी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है, ये हमारा सेक्शन 19 में डिस्कस हो रहा है। देन and also where any certifying authority is recognized under subsection 1, the electronic signature certificate issued by such authority shall be valid for the purpose of this act। अब देखिए, अगर आप किसी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करा रहे हैं तो जो सर्टिफिकेट वो इशू करेंगे फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सो वो कितना वैलिड है, कितने टर्म तक वैलिड है, वो सारी चीजें भी जो है इसी एक्ट में इसी सेक्शन में कवर है। And the controller may, if satisfied that any certifying authority has contravened any of the condition and regulation, then he can, जिसको भी उन्होंने recognize किया था, then he can for any reason to be recorded in writing by notification revoke such recognition। देखिए बच्चे, अगर वो रिकॉग्निशन दिला रहा है तो वो रिवोक भी कर सकता है, वापस भी ले सकता है। अगर कंट्रोलर को ऐसा लगता है कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो कोई प्रोविजंस फॉलो नहीं कर रही, कोई रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है, और विद द अप्रूवल ऑफ ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट, सो ही and also by given the notification in the official gazette, controller can revoke such recognition। It's a big thing, ठीक है ना। So he can revoke the recognition, but obviously the valid and genuine reasons must be there। ऐसे नहीं कि मतलब कर लिया ठीक है, ऐसा नहीं होता, valid reasons must be there। The next topic है हमारा license to issue digital signature certificate। Now section 21, देखिए मैंने पहले ही बोला था 17 to 19 डील करेगा with the controller। Now this is 21। अब बच्चों को पता क्या लगता है, अगर बच्चे मेरे से ऐसे पूछते हैं, आपने 17 to 19 बोला, आपने 20 नहीं पढ़ाया, बीच में 21 आ गया। देखिए बच्चे, ऐसा होता है कि कई बार वो सेक्शन हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनका जो टॉपिक होता है वो कहीं बाहर में कवर हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि एक फ्लुएंसी मतलब एक फ्लो में सारे सेक्शन लिखे जाते हैं कि हाँ, तो जब वो लिखे जाते हैं तो कुछ कई बार कुछ रह जाता है, तो जैसे नेक्स्ट सेक्शन में कवर कर लिया, या फिर वो जो टॉपिक है वो शायद मैंने अभी कवर नहीं किया, मैं बाद में कवर करूंगी। तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं कि मैंने 20 को छोड़ दिया है या मैं कराने नहीं वाली हूँ, मैं कराऊंगी जहां भी उसका रोल आएगा, फॉर श्योर हम उसे कवर करेंगे। सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट, IT Act, provides that a license to be issued to a certifying authority to issue digital signature certificate by a controller shall be in such form and shall be accompanied with a such fee and other document as may be prescribed by the central government। बहुत अच्छा और बहुत इजी सा एक पैराग्राफ है, आप आई होप बच्चों को समझ आ रहा होगा। सेक्शन 21 ऑफ द IT Act provides that a license to be issued, जो लाइसेंस आप इशू कर रहे हैं टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बाय द कंट्रोलर, वो इस तरीके से होना चाहिए जो प्रिस्क्राइब दिया गया है इन योर सेक्शन, एंड ऑल्सो विथ सच फीस, जो भी फीस प्रिस्क्राइब है और जो भी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की,
उनके साथ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कितना फीस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने। देखिए बहुत, अगर मैं नॉर्मल सा बताऊं बच्चे, आपको आधार कार्ड बनवाना है, गवर्नमेंट ने आपको बोला है आधार कार्ड बनवाना है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपको इतना फीस पे करना है। सो इस तरह से आपको बोला जाता है। सो सेम अगर आपको लाइसेंस लेना है टू इशू दिस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, so उसके लिए there are certain condition, there is a form that should be accompanied by the fees and the other required document and which are prescribed by the central government. Further, the controller, after considering the application, may either grant the license or reject the application after giving reasonable opportunity of being heard. मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी बोला कि अगर आप रिकॉग्निशन दे रहे हो तो आप रिवोक भी कर सकते हो। तो यहाँ भी यही बात है कि कंट्रोलर एप्लीकेशन देखने के बाद या तो लाइसेंस दे देगा या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, बट विद द अपॉर्चुनिटी, गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, उसका कोई रीजन दिया जा रहा है, तो आपको चांस दिया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सो दैट यू कैन एक्सप्लेन योर साइड एज वेल। ऐसा नहीं कि मैंने बोला नहीं मुझे तो एप्लीकेशन नहीं अच्छी लगी छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर वैलिड रीजन देना होगा कि अगर आपका कैंसिलेशन जस्टिफाइबल है कि नहीं है। एज पर ITA AA 2008 section 21 is as under. Section 21 says about the license to issue the electronic signature certificate subject to the provision given in the subsection 2. Any person may make an application to the controller for a license to issue electronic signature certificate. Section 21 आपको प्रिस्क्राइब करता है दैट सब्जेक्ट आप जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी सबसेक्शन 2 में गिवन है, कोई भी अपनी एक एप्लीकेशन लगा सकता है टू द कंट्रोलर फॉर लाइसेंस के लिए, फॉर लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एंड नो लाइसेंस शेल बी इशूड अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस लिखा है बेटा, unless the applicant fulfills such requirement as with respect to qualification, expertise, experience, resources, and other things which are necessary for issuing electronic signature. ठीक है, certificates as may be prescribed by the central government, and a license granted under this section shall be valid for a period. लाइसेंस तो आपको पता है बच्चे, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो होता है, ठीक है, तो इस तरीके का है। एंड इट शुड नॉट बी ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल। ट्रांसफरेबल तो आप समझ रहे हैं, हेरिटेबल होता है ये नहीं कि भाई अगर मुझे हुआ है तो कल को मैं अपने बच्चों को भी जो है वो बोलूं कि कल को वो यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी को भी लेना है तो उनको फ्रेश ही इशू कराना होगा। देन नेक्स्ट, आई थिंक आज के लिए बच्चे थोड़ा थक रहे होंगे, मुझे लग रहा है काफी हो गया, बट मैं थोड़ा सा एक स्लाइड पूरा करके आपको ब्रेक देके और आपको पहले डाउट ले लेती हूँ। एंड ऑल्सो इट विल बी सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। नाउ यहाँ से अब शुरू होगा बच्चे सेक्शन 22। अगर आप लाइसेंस के साथ जो कंडीशंस दी गई हैं उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, जो भी चीजें हैं तो वो सारा आपको बताया जाएगा। एंड सेक्शन 22 में आपको फीस भी बताई जाएगी, डॉक्यूमेंट्स भी बताए जाते हैं कि आपको कौन कौन से इसमें लेने हैं। जैसे सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस shall be accompanied by a certification practice statement। देखिए जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो उसके साथ में आप लगाएंगे एक सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। क्या होता है, जैसे अगर मुझे एक कहीं भी जॉब करनी है बच्चे, ठीक है, सपोज मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे एक एप्लीकेशन तो देना है, साथ में एक प्रैक्टिस स्टेटमेंट का सर्टिफिकेशन भी देना है कि हाँ मैं अलाउ हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी मुझे बताना पड़ता है। एंड द स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। एंड इट शैल बी फर्दर accompanied by a fees which is not exceeding 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और और जो भी डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रिस्क्राइब कराती है वो भी, ठीक है। सो सेक्शन 22 में आगे इसमें दिया हुआ है दैट एवरी एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ लाइसेंस शैल बी इन सच अ फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
and every application for issue of license shall be accompanied by a certification of practice statement, fees statement including the procedure with respect to identification of the applicant and 25,000 से above नहीं होना चाहिए and such other document. तो ये सारा हमारा सेक्शन 22 का गिवन है बच्चे. तो अभी तक हम लोगों ने जो करा है वो सेक्शन 17 to 19 किया, जिसमें हमने प्रोविजंस पढ़े थे रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑल्सो उनका रिवोक कैसे कर सकते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी. देन सेक्शन 21, 22 हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जो कंट्रोलर है किस तरह से वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, प्लस वो लाइसेंस कैसे इशू कर सकते हैं. नाउ ये जो सेक्शन 23 है ये डील करता है रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस. अगर लाइसेंस एक्सपायर होता है तो कैसे आप कराएंगे, फीस क्या होगी, क्या प्रोसेस होगा. देन आगे आने वाली स्लाइड्स में सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस भी आएगा. तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में डील करूंगी. सो अभी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट लगे, कोई भी इशू अगर उसको आ रहा है तो प्लीज वो मुझे अपने क्वेश्चन आंसर बॉक्स में बता दे. मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेक्शन को ले रही हूँ बच्चे. अगर आपको कोई भी लग रहा है तो आप मुझे बता दीजिए. और एक चीज और है, अगर आपको लग रहा है मैं ओके ड्राइव पे मैंने अभी अपलोड नहीं किया, मैं कर दूंगी बच्चे, अभी कर दूंगी मैं आज फॉर श्योर आपके ड्राइव पे अपलोड कर दूंगी मैं. यस श्योर, मैं सारी पीडीएफ डाल दूंगी. एक्चुअली बेसिकली बच्चे मैं काम करूंगी, मैंने आपको बहुत बार एक पीडीएफ शो किया है जो कि एक्चुअली में आपके एसओएल वेबसाइट पे ही है. बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें आप और नोट्स की ज़रूरत है तो मैं वो पीडीएफ भी डाल दूंगी. साथ में मैं आपको ये वाली सारी जो पीपीटीज है इनका भी एक पीडीएफ बना के डाल दूंगी. जो भी आपके डाउट्स हैं बच्चे डोंट बी वरी, मैं नोट कर रही हूँ और वो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में जरूर लूंगी. प्रीवियस नोट्स बच्चे ने ड्राइव में डाल रही हूँ, डोंट बी वरी, आपको मिल जाएंगे. जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन करी है मैं उनके लिए वैसे इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, बट स्टिल आई एम अगेन रिपीटिंग. दिस क्लास इज फॉर साइबर क्राइम, साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम बहुत ही आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम जैसे आप डिजिटल कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन एंड समवन कैन यूज योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड वो लॉग इन कर लें तो या आपकी इन्फॉर्मेशन को कहीं शेयर कर लें या किसी भी तरीके का मिसयूज कर लें. तो उन सब चीज़ों को कैसे हम लोग कर सकते हैं प्रिवेंट अपने आप को, तो वो सारा हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं. पीपीटी मिल जाएगी बच्चे, मैं दे दूंगी. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एज सच इम्पॉर्टेंट तो मैं नहीं मुझे आइडिया, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि फिर बाकी चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ऐसा नहीं है. हाँ, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर रहे हैं इन दिस सब्जेक्ट वो मैं शेयर कर लूँगी आपके साथ लास्ट जो मेरी क्लासेस होंगी नेक्स्ट वीक में, उसमें एग्जाम के क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगी बच्चे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप देख सकते हैं केस स्टडी या डायरेक्ट दोनों आने के चांसेस होते हैं. ऐसा नहीं है कि खाली केस स्टडी बेस ही आता है, जैसा कि मोस्टली बिजनेस स्टडी में बोला जाता है कि खाली केस स्टडी आएगा. ऐसा तो नहीं है कि खाली केस स्टडी ही पूछा जाएगा या कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं. बट यस मिक्सअप रहते हैं बच्चे, इसमें क्वेश्चंस जो रहते हैं वो बहुत मिक्सअप रहते हैं. कोई केस स्टडी भी आपको दी जा सकती है कि अगर इस तरीके का कोई फ्रॉड ऑनलाइन हुआ है तो आप कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, या सिग्नेचर्स को यूज कैसे किया गया है, तो उस तरीके का भी आ सकता है. डेफिनेटली इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी. तो उस तरीके का भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. और कोई भी डाउट किसी बच्चे को लग रहा है तो प्लीज अपना शेयर कर लीजिए. एग्जाम की रिगार्डिंग तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी. आई होप आप बच्चों के साथ डेट शीट शेयर हो चुकी है सारे एसओएल की वेबसाइट पे, बहुत अपडेटेड वेबसाइट है, आप चेक कर दीजिए.
नोट्स मैं दे दूंगी बच्चे, डोंट बी वरी फॉर दैट। अच्छा, बुक के लिए मैं बुक के लिए बता देती हूँ। देखिए बुक हमारे बिकॉज वी यू आर इन एसओएल, सो मेरा एक रहता है कि चलिए एसओएल के लिए, एसओएल के बच्चे, एसओएल के टीचर्स ने बुक्स लिखी हुई है तो आप वो ले सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। दिस इज साइबर क्राइम साइबर लॉ बाय डॉक्टर U.S. पांडे, डॉक्टर उमा शंकर पांडे एंड डॉक्टर वरिंद्र कुमार। दैट्स अ वेरी नाइस बुक, आप देख सकते हैं उसको। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप उसमें से ले सकते हैं। अदरवाइज आई एम ऑलवेज सेइंग दैट मटेरियल्स आर अवेलेबल ऑन सोल वेबसाइट। प्लीज आप चेक करें वेबसाइट को, आपके डैशबोर्ड पे भी सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप प्लीज चेक करें। टोटल 5 यूनिट्स आर देयर बच्चे, 5, एंड वी आर डूइंग 5th यूनिट राइट नाउ। आज ही स्टार्ट हुई है, सो 5 यूनिट्स हैं। जो आप बोल रहे हैं बच्चे, लास्ट टाइम जो 50-50 मार्क्स वाले थे, एक्चुअली आपको पता ही है कि लास्ट टाइम ड्यू टू दिस पैंडेमिक जो सारा सिस्टम था वो एक बार के लिए होल्ड पर आया। तो हम लोगों को एग्जाम कराने के लिए आपको बेसिकली जो वो 2 क्वेश्चंस देने पड़े 50-50 मार्क्स के जो थे। सो अभी ऐसा नहीं होगा, अभी देखते हैं, अभी आपको जो भी इंफॉर्मेशन है इस वेल से मिल जाएगी। 50-50 के 2 रहेंगे या 4 क्वेश्चंस आपके जो नॉर्मल पेपर में आता है, जैसा कि हमेशा ऑफलाइन मोड में रहता था वैसा आएगा। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके डैशबोर्ड पे मिल जाएगी। ड्राइव का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, मैंने अभी अपलोड नहीं किया है। मैं होपफुली आज सारा जो नोट्स हैं वो शेयर करके और ड्राइव का लिंक भी शेयर कर लूंगी, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी नेक्स्ट क्लास में फॉर श्योर। ओके, आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं होगा। एक जो लिंक है वो भी मैंने शेयर कर दिया है आप सबके साथ ग्रुप का, तो आप देख सकते हैं बच्चे। तो आप इस पे अपना ऐड करके इंफॉर्मेशन आपकी जो भी है, आपके जो डाउट्स हैं आप लोग वो ले सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को लगे कि कोई भी डाउट है तो वो मुझे और अभी बता सकता है। 5 यूनिट है, बुक का रेफरेंस मैंने दे दिया है, एसओएल की वेबसाइट पे मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स का एक जो भी आपका एक लिस्ट मुझे दे सकते हैं। लास्ट क्लासेस जो मेरी होंगी, कमिंग क्लासेस जो होंगी मेरी, फॉर श्योर मैं आपके डाउट्स उनमें कवर करूंगी। इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट है ये पूरे तरीके से। थ्योरी क्वेश्चन आएगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में शेयर करूंगी आपके साथ। और बाकी एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के, वो सारा बच्चे आपको अथॉरिटीज के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अपने डैशबोर्ड को चेक करते रहिए, एसओएल की वेबसाइट को चेक करते रहिए, फॉर श्योर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों। सर प्लीज एंड कर दीजिए। एंड कर दो मैडम? हाँ जी सर। ठीक, ओके, थैंक यू मैडम। हाँ जी।